और आज का जो आपका टॉपिक है वो है लिटरेचर रिव्यू। आपके सिलेबस में, प्री पीएचडी के सिलेबस में भी लिटरेचर रिव्यूज आपको कलेक्ट करने हैं और शायद उसको रिपोर्टिंग भी करनी है। तो उस संदर्भ में भी ये लेक्चर महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और साथ साथ कहाँ कहाँ पर लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता होती है, हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसकी 3 क्लासेस अरेंज की गई हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, कहाँ पर पीएचडी में इसका यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ कहाँ पर लिटरेचर रिव्यू यूज होता है और क्यों इसको कलेक्ट करने की आवश्यकता है, कैसे कलेक्ट करने का प्रोसेस है, और लिटरेचर रिव्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी जानकारियां उसमें हमको आइडेंटिफाई करनी होती है, और कैसे हम अपने टॉपिक का रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ स्थापित कर सकते हैं। ऐसे तमाम इशू हैं जो लिटरेचर रिव्यू के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग का समझने का प्रयास करेंगे, और विभिन्न जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज अ रिव्यू, क्या लिटरेचर रिव्यू है, क्या पर्पस ऑफ रिव्यू, क्यों, किस उद्देश्य के लिए इसको किया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझेंगे। साथ ही इसके अलावा जो दूसरा हेलो सर। हेलो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए सर। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। ठीक है सर, फिर कंटिन्यू करिए सर। ये आपको स्क्रीन पर कुछ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत आउटलाइन है, वो आप देख पा रहे हैं। एक स्क्रीन शेयर किया है लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत। आज हम जो आउटलाइन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं उसको हमने शेयर किया है। क्या आप उसको देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? आ रही है सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये आउटलाइन आज के लिए उसके लिए हमने बनाया है, और इसमें व्हाट इज अ रिव्यू, पर्पस ऑफ रिव्यू, स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू, जैसे अभी हमने बताया, इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है रिव्यू के जानने से पहले कि when we need to do a literature review, कब हमें आवश्यकता होती है लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो सबसे पहले अगर हम, जैसे आपके अभी सिनॉप्सिस आपको तैयार करनी है, प्रपोजल तैयार करना है, तो लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले आपको चैप्टर 1, 2 और 3 जो आप प्रपोजल बनाने वाले हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा।
तो लिटरेचर रिव्यू जो आज का टॉपिक है वो हमें कहाँ पर यूजफुल होने वाला है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है और कहाँ कहाँ पर किस सेक्शन में आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता, जैसे अभी हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करके जो सबमिट करेंगे तो उसके लिए जो चैप्टर्स फ्रेम करेंगे, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 लिटरेचर, रिलेटेड लिटरेचर और चैप्टर 3 प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी, तीनों ही चैप्टर के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता होगी। उसके बाद जब हम रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर देते हैं और रिसर्च डिग्री कमेटी से आपके प्रपोजल को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना अप्रूवल मिल जाता है, तब भी आपका काम जब स्टार्ट होता है रिसर्च का, तो आपको उस रिसर्च जर्नी के दौरान कॉन्स्टेंटली अपडेशन के लिए भी लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता होगी कि आपके टॉपिक या आपके रिसर्च से संबंधित नई नई कौन कौन सी रिसर्च हो रही हैं, कौन कौन से वेरिएबल से संबंधित रिसर्च हो रही हैं, आपने जो सैम्पलिंग यूज की, मेथोडोलॉजी यूज की, इंस्ट्रूमेंट यूज किए अपने प्रपोजल में, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, उससे संबंधित और कौन कौन सी नई नई रिसर्च हो रही हैं और उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, फाइंडिंग्स क्या है। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेशन के लिए भी लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता होती है। और जब लास्ट में जब आप अपनी सारा काम कर लेते हैं, डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, फाइनल सबमिशन के लिए रहते हैं, तो तब आप जो डिस्कशन चैप्टर और कंक्लूजन चैप्टर्स का ड्राफ्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, तब भी आपको इस लिटरेचर रिव्यू की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि रिसर्च जर्नी के फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक हमें इस लिटरेचर रिव्यू की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरत है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर इसके सारे डिफरेंट इशू को जानना जरूरी है, तभी हम अपने रिसर्च प्रपोजल और डिसर्टेशन के लिए सारे मानकों को, सारे स्टैंडर्ड को पूर्ण करते हुए एक अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। साथ ही साथ लिटरेचर रिव्यू की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन ए प्रॉब्लम। आप अपनी कौन से समस्या, कौन से क्षेत्र से समस्या ले रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, उस समस्या से संबंधित कीवर्ड्स कौन से हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली कौन सी है, और यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस लिटरेचर रिव्यू की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू जो हमने आपको आउटलाइन दी कि पहला कि क्या रिव्यू होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा आउटलाइन है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या टॉपिक चूज किया है, उस प्रॉब्लम से संबंधित कीवर्ड्स कौन से हैं, और अब इन कीवर्ड्स और प्रॉब्लम के माध्यम से हम कैसे जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आइडेंटिफाई करें और ये भी डिसाइड करें कि क्या एग्जिस्टिंग लिटरेचर है और क्या हम करना चाहते हैं, रिसर्च गैप दोनों के बीच में क्या है, ये भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू जो टॉपिक है उसमें ये जानना जरूरी है कि लिटरेचर किसको कहते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम रिसर्च की बात करें तो क्या लिटरेचर है, तो सबसे पहले लिटरेचर में बुक्स आती हैं। जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जिस पर आप आगे काम करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या लिटरेचर आपको पढ़ना है, समझना है और कहाँ से वो सर्च करके उससे संबंधित जानकारियां आपको एकत्रित करनी है और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको रखना है, जिससे कि वो आपके रिसर्च प्रपोजल में, कंटिन्यूस आपकी रिसर्च जर्नी में और लास्ट में जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च थीसिस या डिसर्टेशन का सेक्शन होता है जिसमें डिस्कशन और कंक्लूजन के चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। ये कहिए कि वो क्रक्स ऑफ रिसर्च है, वहीं पर आपके रिसर्च के सही इम्पैक्ट का पता चलता है। तो वो बिना
लिटरेचर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर के रिव्यू के साथ उसका रिलेशनशिप स्थापित किए बिना आप अपने रिसर्च के सारी प्रक्रिया को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बात हम ये कर रहे हैं कि लिटरेचर में क्या है, बुक्स हैं, जर्नल्स आते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर, आपके फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते हैं, उसमें जो कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं और प्रोसीडिंग के माध्यम से वो पब्लिश भी होते हैं, कई बार वो अनपब्लिश भी होते हैं, तो वह भी कॉन्फ्रेंस पेपर इस लिटरेचर में सम्मिलित हैं। थीसिस और डिसर्टेशन, जो पूर्व में थीसिस और डिसर्टेशन हो चुकी हैं, वो भी इस लिटरेचर में सम्मिलित होती हैं। इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट, डिफरेंट रिसर्च जो हुई है उसके एब्स्ट्रैक्ट, उसकी समरी, यह भी लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत ही है। इंटरनेट सोर्स से आप कोई जानकारी एकत्रित करते हैं, वह भी इस लिटरेचर के अंतर्गत आता है। ऑडियो वीडियो मटेरियल के माध्यम से यदि आप कुछ जानकारी का स्रोत बता रहे हैं तब वह भी आएगा। कोई सीडी के माध्यम से आप बता रहे हैं तब भी वह आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होते हैं, वहां से कोई आपको जानकारी मिल रही है आपके रिसर्च से रिलेटेड जिसको आप साइट कर रहे हैं, वह भी इस लिटरेचर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, वह भी इस लिटरेचर में आएंगी। मैगजीन होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, और इंटरव्यू और ऐसे अनपब्लिश्ड मटेरियल जो पब्लिकेशन में नहीं है, वह सब मिलकर इस लिटरेचर के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू को जानने से पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि लिटरेचर क्या है और क्या हम कहाँ से जानकारी के स्रोत अपने टॉपिक से रिलेटेड एकत्रित कर पाएंगे। ये एक मीम इसलिए प्रदर्शित किया गया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें लगता बहुत आसान है कि लिटरेचर रिव्यू सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा सरल काम है और इसको बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है, पर जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके प्रपोजल से लेके आपकी पूरी रिसर्च जर्नी और लास्ट में आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, डिस्कशन और कंक्लूजन, उसमें लिटरेचर रिव्यू कितना इम्पोर्टेंट है। तो जितना आसान एक पिक्चर में आपको दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है, बस यह पिक्चर के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है। अब हम मेन टॉपिक पे आए कि सर स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। रिव्यू क्या है। स्लाइड नहीं चल रही। अभी आपको दिख रहा है व्हाट इज रिव्यू? सर नहीं दिख रहा है सर, लेक्चर रिव्यू आ रहा है बस, केवल आपका इंट्रोडक्शन वाली साइड वो आ रही है। अच्छा, स्लाइड। आपके स्क्रीन पर कुछ आया रिव्यू से संबंधित? जी सर। पहली पहली स्लाइड सर ओपन हो रही है। नहीं, व्हाट इज रिव्यू करके कोई स्लाइड दिख रही है आपको? नहीं सर, उसको आगे बढ़ाइए सर तो आएगी। स्टार्टिंग
अब आपके सामने प्रेजेंट है व्हाट इज रिव्यू करके, तो क्या आपको देख पा रहे हैं? नो सर, सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। एक मिनट, तो इसको सॉल्व। जी सर आ रहा है सर, अब आ रहा है। अब आ रहा है ना? जी जी जी। तो रिव्यू का यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि क्या डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं कि literature review needs to draw on and evaluate a range of different types of sources, including academic and professional journal articles, book, web-based resources. कहने का तात्पर्य जितना भी अभी हमने आपको लिटरेचर आउटलाइन में बताया था, वो सारा इसमें इंक्लूड है। और साथ ही लिटरेचर रिव्यू आपकी क्या सहायता करता है इस पूरी रिसर्च जर्नी के दौरान, तो ये आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, आपके रिसर्च से संबंधित जितने भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एक जगह पर स्टोर करने के लिए, जिससे आप समय अनुसार डिफरेंट सेक्शन और सब सेक्शन जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे मेथोडोलॉजी, क्या सैम्पलिंग आपके यहाँ यूज हो रही है, कौन से वेरिएबल्स एग्जिस्टिंग लिटरेचर में है और आप क्या यूज कर रहे हैं। आप किसी वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए यदि कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो प्रीवियस रिसर्च में वो इक्विपमेंट किसके लिए यूज किए गए हैं और उससे क्या क्या मेजर किया जा रहा है। यदि कोई क्वेश्चनर आपने ली है, उसका कोई लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, और यदि है तो उसको हम कैसे अपने उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सब सारा भी जितना आइडेंटिफिकेशन का कार्य होता है लिटरेचर से संबंधित, उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू हेल्पफुल है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप जो टॉपिक या सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो आप टॉपिक चयन करने वाले हैं, उससे संबंधित सारी जानकारियां जो उससे संबंधित है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको लोकेट करना और उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर के माध्यम से अपनी रिसर्च में अलग अलग सेक्शन और सब सेक्शन में जस्टिफिकेशन देना। तो इसके लिए ये रिव्यू इम्पोर्टेंट है। रिव्यू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या सोर्सेस हैं, वो हमने आपको बताया, जैसे बुक, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, सीडी, और जितने भी ये हैं वो सारा इस लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर्पस आपको बताया है सबसे पहले कि क्या किस पर्पस के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, क्या क्या पर्पस इससे सॉल्व होते हैं। तो पहला पर्पस है फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर फील्ड ऑफ रिसर्च। सबसे पहले यदि आप किसी टॉपिक का चयन कर रहे हैं, अपनी समस्या का क्षेत्र का सीमांकन कर रहे हैं, उसको चिन्हित कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, या किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप रिसर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए कि जैसा पिछले टॉपिक हुए थे उसमें हम कोई ट्रेनिंग मेथड्स में, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड्स पर रिसर्च करना चाहते हैं और उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, मान लीजिए पावर पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, मस्कुलर एंड्योरेंस पर। तो अब और देखना चाहते हैं कि क्रिकेटर्स पर, कि फुटबॉल प्लेयर्स पर, कि वॉलीबॉल प्लेयर पर। अब उसमें भी हो सकता है कि वॉलीबॉल प्लेयर
एक इंटरनेशनल लेवल का है, कि नेशनल लेवल का है, कि स्टेट लेवल का है, कि यूनिवर्सिटी लेवल का है। उसमें भी हो सकता है कि ये वॉलीबॉल प्लेयर किस एज ग्रुप का है, जूनियर का है, सब जूनियर का है, सीनियर लेवल का है। तो ये आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने एरिया। मान लीजिए टॉपिक आपका है इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर ऑन एडोलेसेंट वॉलीबॉल प्लेयर। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक जो ट्रेनिंग हमने चूज की है, किसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का। अब प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का जो इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, क्या कहने के तात्पर्य हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम किस पर इसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो हम इफेक्ट देख रहे हैं इसका फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सप्लोजिव पावर पर। और क्या उसके कंट्रोल वेरिएबल होंगे, कंट्रोल वेरिएबल मतलब हम वॉलीबॉल प्लेयर्स पर ही देख रहे हैं इसका इफेक्ट। दूसरा कि हम एडोलेसेंट प्लेयर्स पर ही देख रहे हैं, मतलब ऐसे वॉलीबॉल प्लेयर जिनकी आयु या एज ग्रुप 14 से 18 साल है, उन पर ही हम ये इफेक्ट देख रहे हैं। इसके बाद हम और इसको कह सकते हैं कि ऐसे प्लेयर्स जो 14 से 18 साल की आयु वर्ग के हैं और जो नेशनल लेवल खेले हुए हैं, उन पर ये इफेक्ट देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर फील्ड ऑफ रिसर्च, मतलब आप जो टॉपिक लेने वाले हैं, आप जो समस्या का आपने आइडेंटिफिकेशन किया है, उससे संबंधित क्या क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी। पहला ही स्टेप ये है। तो उनको हमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है कि हम ये इस टॉपिक पर, इस एरिया पर हमारा इंटरेस्ट है और इसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ही स्टेप आता है कि उस एरिया में क्या क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी। जब आप ये पता कर पाएंगे कि उस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर ऑलरेडी क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, जैसे कि यहीं पर एक आप ही के बीच के छात्र ने एक सवाल किया था कि क्या सर हम सर्किट ट्रेनिंग के जो डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, मतलब उनके फॉर्मेशन होते हैं, उससे संबंधित रिसर्च कर सकते हैं क्या। तो कर तो सकते हैं आप, पर उसका सबसे पहला ही स्टेप ये है कि उससे संबंधित क्या रिसर्च पहले हो चुकी है, पहले आप उनको फाइंड आउट करिए, तब आप आगे अपने टॉपिक जिस पे आपका इंटरेस्ट है तब आप उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड स्टेप होगा आइडेंटिफाई गैप्स इन लिटरेचर, मतलब गैप का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पहले से क्या हो चुका है उस एरिया में और आप क्या करने वाले या क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके बीच में जो गैप है वो आइडेंटिफिकेशन होगा। यानी कि आप पहले से ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है उससे नया कुछ क्या करने वाले हैं। यदि वही चीज आप रिपीटेशन कर रहे हैं, रिप्लिकेशन कर रहे हैं, डुप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चीज हो चुकी है। तो यदि आप उससे कुछ नया कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है और जो आप करने वाले हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उनके बीच में क्या गैप है और क्या आप नया प्रस्तुत करेंगे यदि इस पर आप काम करेंगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब जिस पर हम जो टॉपिक सिलेक्ट किया, जो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित ऑलरेडी क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। और हो सकता है कि आप वही रिसर्च करने वाले हों जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये पहले से हो चुकी चीज है, तो इसमें हम इसको हटा के कुछ नया चीज करें। मान लीजिए मेल पर ये रिसर्च हो चुकी है, तो आप फीमेल पर देखने के लिए आए तो फीमेल पर बहुत कम रिसर्च हुई है या उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, सार्थक अंतर नहीं पाएगा, तब आप उसको नया चेंज कर, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिस पर हम काम करने वाले हैं उस पर पहले से काम हो चुका है। और ये भी पता चलेगा यदि काम हो चुका है और जो हम करने वाले हैं उसके बीच में नया क्या हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम पहले से जो चीज हो रही है उन्हीं को उठा के दोबारा से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला
सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर फील्ड ऑफ रिसर्च। मतलब कि जो भी टॉपिक आपका है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आपकी है, उससे संबंधित पहले क्या क्या हो चुका है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको कलेक्ट करना है, और उसके बाद उससे ये निष्कर्ष निकालने कि क्या गैप है उस लिटरेचर में और क्या हम करने वाले हैं। इसको ही कहते हैं कि क्या गैप है, उसको आइडेंटिफाई करके हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। तीसरा इसमें है कि फाइंड अदर पीपुल वर्किंग इन योर फील्ड। इसमें ये भी पता चल जाएगा कि जब आप प्रीवियस जो रिसर्च हो गई हैं, जब आप उनको कलेक्ट करेंगे तो जिन व्यक्तियों ने वो रिसर्च की है और वो किस किस एक्सपर्टाइज एरिया के हैं, तो आपको उन पीपल्स के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। आज के इस युग में आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मान लीजिए वो रिसर्च गेट पर है, लिंक्डइन सोशल साइट्स पर है, फेसबुक पेज उनके हैं, तो आप उनकी अपनी समस्या उनसे शेयर कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट्स के बारे में उनसे जान सकते हैं कि उन्होंने डेटा कलेक्शन कैसे किया था, इसके बारे में जान सकते हैं। या वो रिसर्च इक्विपमेंट से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं पर वो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उस पर पहले से ही उन्होंने रिसर्च किया, तो आप इन सब चीजों को भी जब आप इस तरीके का रिलेटेड लिटरेचर कलेक्ट करेंगे तो ये भी पता चलेगा ना कि किस व्यक्ति ने वो रिसर्च की थी और उसका एक्सपर्टाइज फील्ड क्या है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई मेजर सेमिनल वर्क्स। यहाँ का तात्पर्य है कि आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ही इम्पैक्टफुल रिसर्चेस कौन से हैं और बहुत ऐसे रिसर्च कौन से हैं जो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहे हैं, ज्यादा उनमें रिसर्च फ्लॉज हैं। तो आप ऐसे रिसर्च को अलग छांटते हुए, सिलेक्ट करते हुए एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि हमको भी इस डायरेक्शन के अनुसार अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करना है। साथ ही जब आप प्रीवियस रिसर्च को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप आइडेंटिफाई क्या करते हैं? मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च टेक्निक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थर्ड चैप्टर, जब आप प्रपोजल में करेंगे, इसको कहते हैं प्रोसीजर। मतलब कि आप रिसर्च करेंगे कैसे, उसके बारे में आप बताते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कौन से मटेरियल आप यूज करने वाले हैं और कौन से मेथड्स इसमें आपने यूज किए। और सिंपल भाषा में कहें तो जैसे आप इस चैप्टर में बताते हैं मटेरियल और मेथड्स के अंतर्गत कि क्या सैंपलिंग टेक्निक हम यूज करेंगे, कौन से रिसर्च इक्विपमेंट यूज करेंगे, कौन से रिसर्च टेस्ट यूज करेंगे और किन वेरिएबल को उसमें मेजर करेंगे, हमारी रिसर्च की डिजाइन क्या होगी, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप उससे कलेक्ट करते हैं जो प्रीवियसली ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं, और आपको एक नई दिशा मिलती है कि यदि आप कहीं पर वीकनेस अपने रिसर्च में पा रहे हैं तो प्रीवियस जो रिसर्च है उसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कौन सी मेथड्स यूज हुई हैं, कौन सी सैंपलिंग यूज हुई है। सपोज कि रैंडम सैंपलिंग यूज हुई है तो हमारी रिसर्च में हम रैंडम सैंपलिंग यूज कर पाएंगे कि नहीं, कौन सी उन्होंने रिसर्च डिजाइन यूज की है वो हम यूज कर पाएंगे कि नहीं, या उसमें क्या चेंजेस करने, कौन से टेस्ट उन्होंने यूज किए हैं। कि मान लीजिए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फिट एंड रीच टेस्ट यूज कर रहे हैं और प्रीवियस रिसर्च में दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी का कोई टेस्ट यूज किया गया है, तो ये सब चीजें आपको प्रीवियस ऑलरेडी जो रिसर्च हो गई हैं, जब आप उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तब आपको ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी और आपको ज्यादा आपका ओवरव्यू लुक और आपको ज्यादा स्पष्टता नजर आएगी कि पहले ये हो चुका है और अब हमको क्या करना। मतलब आपकी जो दिशा का है वो आपको ज्यादा सही समझ में आने लगेगी कि अब हमें अपनी रिसर्च में क्या क्या सम्मिलित करना है।
फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई मेन आइडियाज, कंक्लूजन एंड थ्योरी। जो प्रीवियसली रिसर्च हो चुकी हैं उसमें कौन कौन सा मुख्य विचार था, क्या उसके कंक्लूजन आए और कौन सी थ्योरी स्टैब्लिश हुई, और उसके माध्यम से उन कंक्लूजन को लेते हुए हम अपनी रिसर्च में क्या नया करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि वही कंक्लूजन हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं। तो कंक्लूजन से ये पता चलता है कि क्या मेथोडोलॉजी और क्या मटेरियल यूज हुए, क्या स्टैटिकल टेक्निक यूज की गई, क्या रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस थे, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाले गए किसी शोध के। तो उन निष्कर्ष के माध्यम से हमें एक दिशा मिलती है कि हम अपने रिसर्च में किस प्रकार की मेथोडोलॉजी यूज करें जिससे कि हम कुछ नया निष्कर्ष पर पहुंचे या कुछ नया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर से कर पाए। फिर है ये अगला टॉपिक कि प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट फॉर योर ओन रिसर्च। जब आप इतनी सब जानकारी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब आपको अपने रिसर्च के लिए एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। आप श्योर हो जाते हैं कि हमें कौन कौन से हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, उसके अनुसार हम हाइपोथेसिस क्या करेंगे, हमारे लिमिटेशन क्या, हम किस किस वर्ग पर ये पूरा रिसर्च करने वाले, हमारा डिलिमिटेशन क्या, स्कोप क्या है, हम किन किन चीजों को डिलिमिट कर रहे हैं। और मेथोडोलॉजी में आते हैं कि हम इन सब चीजों को करेंगे कैसे। जो रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च हाइपोथेसिस हम फर्स्ट चैप्टर में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोसीजर में उसका उल्लेख करना होगा कि हम इन सब चीजों को करेंगे कैसे। तो इसके लिए आप जब ये 6 स्टेप्स को पूरा करते हैं तब 7वें स्टेप्स पर आप देखें कि आपको एक इंसाइट मिलती है कि अब हमें अपने रिसर्च के लिए क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है मतलब फर्स्ट चैप्टर में क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, ऑलरेडी क्या हो चुका है और हम क्या नया प्रेजेंट देखना चाहते हैं जिसके लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, और ये रिसर्च करेंगे कैसे, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हम फॉलो करें, क्या हम सैंपलिंग यूज कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लगा रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन से हमारे वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए कौन सा हम फील्ड टेस्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन के लिए हम कौन सी मेथड्स अप्रोच कर रहे हैं, और रिजल्ट का सही एनालिसिस तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या हमारा सैंपल बहुत छोटा तो नहीं हो गया इस प्रकार के रिसर्च कंक्लूजन निकालने के लिए, या हम बहुत ज्यादा बड़े रिसर्च ग्रुप पर तो ये नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है उसको हम जस्टिफिकेशन ना कर पाए। तो ये सब सारी जानकारियां आप इन जब 6 स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं तब आपको अपने रिसर्च के लिए एक इंसाइट प्राप्त होती है जिसके आधार पर आप को एक दिशा मिलती है कि आपको अपने रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या चीजें तो आपको सम्मिलित करना है और किन चीजों को आपकी रिसर्च से संबंधित नहीं है। और लास्ट है सो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस स्टडी और थ्योरी। तब जाके आप एक संबंध स्थापित कर पाएंगे कि प्रीवियसली स्टडीज में ये हुआ था और हमारी स्टडीज में ये थ्योरी या ये नई चीज आई है और ये क्यों आया है, इसका तब आप जस्टिफिकेशन सारा प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंस की बात आ रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू की है। सबसे पहले लिखा है कि प्रोवाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सिस्टिंग लिटरेचर। कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप जो लिटरेचर पहले से एग्जिस्ट है, जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसमें इंटरप्रेट का तात्पर्य ये है कि यदि इन्होंने ये सब्जेक्ट यूज किए, ये मेथोडोलॉजी यूज की, ये स्टैटिकल एनालिसिस लगाई तो इसके ये रिजल्ट आए, दूसरे व्यक्ति ने दूसरे मेथोडोलॉजी यूज की, तीसरे ने कुछ और की, जब हम सबको एक ओवरव्यू में देखते हैं तो हम एक आधार पर पहुंचते हैं, एक निष्कर्ष निकालने में सक्षम होते हैं कि अब इन सब आधारों को रखते हुए हमें क्या करना है। दूसरा, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तब आप
जो नई जानकारी आप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं वो इम्पैक्टफुल हो सकती है, यानी कि वो प्रासंगिक हो सकती है, वो सुसंगत हो सकती है। जो आप रिसर्च करने वाले हैं वो एक नया कुछ देने में सक्षम हो सकती है, वो डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन की प्रोसेस में नहीं आ रही है कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसी को हम कर रहे हैं। तीसरा ये है कि ब्रिंग आउट द डायलेक्ट्स ऑफ कंट्राडिक्शन बिटवीन वेरियस थॉट्स। जब हम डिफरेंट बहुत सारे विचार और बहुत सारी स्टडीज को आउटलाइन करते हैं, उसकी समराइज वे में उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, तब हम ये निकाल सकते हैं कि विभिन्न अंतर विरोधी विचार क्या क्या हैं, और उन अंतर विरोधी विचार के को समझते हुए हम अपनी थीसिस के लिए, रिसर्च के लिए एक ऐसा विचार प्रोड्यूस करें जिससे कि ये कुछ सार्थक निकल पाए। नेक्स्ट है कि रिसर्च गैप स्क्रूटनाइज इनिशियली और फर्दर एक्सप्लोर्ड। कहने का तात्पर्य कि जैसा हम शुरू में सोच रहे थे बिना एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखे हुए, अब वो रिसर्च गैप और बड़े मायने में हमारे सामने आएंगे और हम उन रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करके अपने टॉपिक को रीफ्रेम, रीड्राफ्ट और एक ऐसा दिशा दे सकते हैं जो हम पूरी उस रिसर्च जर्नी में जिसका फॉलो अप कर सके। और इंडिकेट्स द करंट रिसर्च प्लेस इन द स्कीमा ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, और आप अपनी रिसर्च को उस पर्टिकुलर फील्ड से फिर रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू की बात हो रही है। सबसे पहले आइडेंटिफाई मेन कॉन्सेप्ट्स। आपको अपने रिसर्च एरिया से सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि आप किस मेन कॉन्सेप्ट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लोजिव पावर ऑफ एडोलेसेंट वॉलीबॉल प्लेयर्स। मान लीजिए ये आपका टॉपिक है, तो ये अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। मेन कॉन्सेप्ट इसमें लिखा सिनोनिम्स, कीवर्ड्स, स्पेलिंग। तो सबसे पहले क्या कीवर्ड्स है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ये आपका एक कीवर्ड्स हो गया। दूसरा कीवर्ड्स हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा कीवर्ड्स हो गया आपका पावर। चौथा कीवर्ड हो गया वॉलीबॉल प्लेयर, और पांचवा हो गया एडोलेसेंट। तो ये आपके मेन कॉन्सेप्ट्स के कीवर्ड्स हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स को देखते हुए आपको लिटरेचर रिव्यू से जानकारियां एकत्रित करनी है। यानी हमें कौन सी ट्रेनिंग से लिटरेचर रिव्यू करना, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। हमें किन वेरिएबल, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का इफेक्ट किन वेरिएबल पर देखना है, फ्लेक्सिबिलिटी और पावर। मतलब प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का इफेक्ट पावर पर भी होगा, मस्कुलर एंड्रेंस पर भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी पर भी होगा, जंप एबिलिटी पर भी होगा, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर उसका इम्पैक्ट होगा। पर हम किस पर इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और पावर पर। ठीक है। तीसरा किस पर, सिर्फ वॉलीबॉल प्लेयर पर। रिसर्च जो होंगी वो फुटबॉल प्लेयर पर भी होंगी, हॉकी प्लेयर पर भी होंगी, रग्बी प्लेयर पर भी होंगी, फीमेल प्लेयर पर भी होंगी, मेल प्लेयर पर भी। तो आपका क्या है, वॉलीबॉल प्लेयर्स पर ही हमको वो रिव्यू लेना है। तीसरा लास्ट है आपका एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब जिनकी आयु किशोर अवस्था, मान लीजिए ये टॉपिक लिया तो किशोर अवस्था 14 से 18 साल होती है, 13 से 18 साल होती है। तो किशोर अवस्था के वॉलीबॉल प्लेयर्स पर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का प्रभाव हम देख रहे हैं, उनके फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन और एक्सप्लोजिव पावर, विस्फोटक शक्ति पर। ठीक है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का प्रभाव किशोर अवस्था के वॉलीबॉल प्लेयर्स के लचीलेपन और विस्फोटक शक्ति पर, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। और उसके कीवर्ड हमने आपको बताया, पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सप्लोजिव पावर, तीसरा वॉलीबॉल प्लेयर, चौथा एडोलेसेंट। तो ये आपके कीवर्ड हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स पर आपको अब आगे नेक्स्ट जो स्टेप बताया, सिलेक्ट लाइब्रेरी रिसोर्स टू सर्च।
तब आपको इस पर सर्च करना है। कहाँ से सर्च कर सकते हैं? लाइब्रेरी में जाकर कैटलॉग से, रिलेवेंट लाइब्रेरी जर्नल डेटाबेस, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन के जर्नल डेटाबेस उपलब्ध हैं, रिपोजिटरी उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप अपने मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करके और उसको कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अदर रिसोर्सेज से भी आप कर सकते हैं। सर्च के रिसोर्सेज के लिए डिफरेंट हैं। गूगल स्कॉलर पर चले जाइए, रिसर्च एकेडमिक पर चले जाइए, वेब ऑफ साइंस पर चले जाइए, स्कोपस से रिलेटेड उस पर चले जाइए। ऑनलाइन बहुत सारे वेब प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसको सर्च के रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले देख लीजिए, वहां पर कौन कौन से जर्नल सब्सक्राइब्स हैं, वहां पर आप अपने फील्ड से रिलेटेड जर्नल टॉपिक पर देख सकते हैं। और लास्ट है रिव्यू एंड रिफाइन रिजल्ट्स। और उसके बाद जब आप इतना सब कर लेंगे तब आप जो ऑलरेडी रिसर्च हो गई हैं उनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट कर पाएंगे, उनका मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्या उन्होंने रिसर्च क्वेश्चन थे, क्या हाइपोथेसिस थी, क्या सैंपलिंग थी और उनके रिजल्ट क्या आए। रीथिंक कीवर्ड, तब आप अपने कीवर्ड्स, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट में है जो कोई कीवर्ड मिस तो नहीं हो रहा, कोई नया तो हमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग लिख रहे हैं तो क्या हमें स्पेसिफिक कुछ और लिखना है कि बाउंडिंग लिखना है कि डेप्थ जंप लिखना है? क्या हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम उसको इंक्लूड कर लें, नहीं कर सकते हैं यही सही है तो हम उसको ना करें। आइडेंटिफाई अदर लाइब्रेरी रिसोर्स टू सर्च, और भी लाइब्रेरी में रिसोर्सेस हैं, दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्सेस हैं, उन पर भी सर्च कर सकते हैं। क्रिएट अलर्ट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, जर्नल साइट, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च साइट्स पर जाकर आप अलर्ट या नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं कि हमारे इन मेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि कोई नई रिसर्च होती है, कोई इम्पैक्टफुल रिसर्च होती है, कोई बहुत ही हाईली इंडेक्स्ड जर्नल में होती है जिसके इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन हमें मिल जाए। उस अलर्ट के माध्यम से हम देख लें कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्या एक इम्पैक्टफुल रिसर्च हुई और हम क्या अब नया उसमें कर सकते हैं। इस टॉपिक, इस एक आपके पास सामने एक स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं ना? रिसर्च प्लान, राइटिंग टूल, सोर्सेज, देख पा रहे हैं आप? नो सर, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा, अभी आपके स्क्रीन पर कौन सा स्लाइड चल रहा है? सर व्हाट इज रिव्यू चल रहा है। व्हाट इज रिव्यू ही चल रहा है। जी सर। ठीक है, ये जो पीपीटी है हम आपको अभी शेयर कर देंगे, है ना? तो जो ओके सर, ओके सर, है ना, जो हम बता रहे हैं उसको समझ लीजिए। ये सर, आप सारा कंटिन्यू आपको, हाँ, आपको सारा शेयर कर देंगे। तो एक, अब हमारे कहने का तात्पर्य है कि इतना आप जान गए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है रिसर्च प्लान। रिसर्च एक आपको प्लान बनाना होगा जिसमें आप क्या राइटिंग करेंगे, मतलब क्या आप लिखने वाले हैं, और उस राइटिंग के लिए कौन से टूल्स होंगे और कौन से सोर्सेज होंगे। उदाहरण के लिए ब्रॉड सब्जेक्ट मान लीजिए है आपका टॉपिक, अभी हमने आपको बताया इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लोजिव पावर ऑफ एडोलेसेंट वॉलीबॉल प्लेयर, ये आपका ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया। इस ब्रॉड सब्जेक्ट पर अब आपको सारा रिसर्च का ड्राफ्ट राइट करना है, सारे चैप्टर्स आपको बनाने हैं। तो आपके लिए इसके लिए सोर्सेस कहाँ से मिलेगा? सोर्सेस मतलब टूल्स। तो टूल्स क्या है? पहला है लाइब्रेरी, जिसमें आप डेटाबेस सर्च करें ऑनलाइन, और दूसरा कैटलॉग सर्च करें। कैटलॉग सर्च आप डायरेक्ट फिजिकली लाइब्रेरी में जाके करेंगे, किसी लाइब्रेरी में जाके वहां पर कैटलॉग होता है, वो उस कैटलॉग में आप सर्च करें जर्नल बुक्स आपके टॉपिक से रिलेटेड,
और दूसरा है लाइब्रेरी में डेटाबेस सर्च, जो ऑनलाइन डेटाबेस लाइब्रेरीज के उपलब्ध हैं उस पर आप सर्च करें। तो आपके ब्रॉड सब्जेक्ट, आपके जो टॉपिक है उसमें क्या पहले टूल हुआ, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंतर्गत कैटलॉग सर्च आप किसी लाइब्रेरी में जाकर करेंगे, और डेटाबेस सर्च किसी लाइब्रेरी के डेटाबेस में आप ऑनलाइन ही सर्च कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट पर डिफरेंट सर्च इंजन उपलब्ध हैं, जिनके अभी हमने आपको नाम बताए, गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, रिसर्च आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन सर्च इंजन पर जाकर आप अपने टॉपिक और जो हमने आपको 5 कीवर्ड बताए हैं उनको डालते हुए आप उस पर सर्च करें उन सर्च इंजन पर, और जो भी आपके टॉपिक से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें और उसको एक जगह पर रखते जाएं, जो आपको आगे जो हमने बताया कि रिसर्च प्रपोजल में, आपकी पूरी रिसर्च जर्नी में और डिस्कशन और कंक्लूजन के चैप्टर्स में आपको यूजफुल होगी। दूसरा, इंटरनेट में एक दूसरा है सब्जेक्ट डायरेक्टरीज। अलग अलग सब्जेक्ट की इंटरनेट पर डायरेक्टरीज भी उपलब्ध होती हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट मान लीजिए सोशल साइंस के अंतर्गत आ रहा है या एजुकेशन के अंतर्गत आ रहा है, तो आप एजुकेशन के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन में जाकर अपनी सब्जेक्ट डायरेक्टरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया आपका टॉपिक, और उसके लिए राइटिंग के लिए आपको टूल क्या है, पहला है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी 2 ऑप्शन है, एक आप कैटलॉग सर्च करें, मतलब फिजिकली अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर अपने रिसर्च एरिया से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। दूसरा, आप ऑनलाइन डेटाबेस सर्च करें लाइब्रेरीज के और उनसे इंफॉर्मेशन को एकत्रित करें। दूसरा, इंटरनेट पर डिफरेंट सर्च इंजन्स उपलब्ध हैं, उन सर्च इंजन्स पर आप अपने टॉपिक्स और कीवर्ड्स को डालते हुए इंफॉर्मेशन को एकत्रित करें, और इंटरनेट पर डिफरेंट सब्जेक्ट की डायरेक्टरीज भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में ज्ञान संचय पोर्टल एक है, तो एजुकेशन फील्ड के अंतर्गत सब फील्ड में फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड यदि आपके टॉपिक से कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसको वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ब्रॉड सब्जेक्ट आपका टॉपिक हो गया, और टूल्स हो गया लाइब्रेरीज और इंटरनेट। लाइब्रेरीज में भी 2 ऑप्शन है, कैटलॉग सर्च और डेटाबेस सर्च। इंटरनेट में भी 2 ऑप्शन है, सर्च इंजन और सब्जेक्ट डायरेक्टरी। और ये दोनों ही टूल्स के सोर्सेज होते हैं। दोनों ही टूल्स, हमने आपको टूल बताए। अब सोर्स क्या होते हैं, जिसको आप बिब्लियोग्राफी कहते हैं, जो आपके रिसर्च डिसर्टेशन में लास्ट में आप बिब्लियोग्राफीज देते हैं। उसमें बिब्लियोग्राफी में 3 प्रकार के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स। इस पर हम जो कल इसका टॉपिक ले रहे हैं उसमें आपको ये पूरा प्राइमरी सोर्स क्या है, टर्सरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, और एक मैट्रिक्स से आपको बताएंगे रिलेटेड लिटरेचर का, कि यदि आपको कोई जर्नल से कोई आर्टिकल मिला तो आप उससे जानकारियां कैसे कहाँ रखेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। उसका एक मैट्रिक्स होता है कि मान लो ऑथर कौन था, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, उसका पर्पस क्या था, हाइपोथेसिस क्या थी, सैम्पलिंग क्या थी, मेथड्स क्या थे, कंक्लूजन क्या आया, फ्यूचर एप्लीकेशन क्या था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या था। तो ये सब जानकारी आप यदि कोई प्रीवियस रिसर्च को जाते हैं तो उससे हमें कलेक्ट करनी होती है। तो उसके लिए डिफरेंट सोर्सेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और कौन कौन से सोर्स कैसे होते हैं और कैसे उनसे जानकारी लेना है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इधर सिर्फ आपको एक रिसर्च प्लान बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब आप सोर्स कर लेंगे तब आप अपने टॉपिक को फाइनल टच दे पाएंगे। उसी आधार पर आपकी हाइपोथेसिस बनेगी, उसी आधार पर आप प्री राइटिंग एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसी आधार पर आपका एक आउटलाइन तैयार होगा, और तब जाके आपको
पहला ड्राफ्ट आएगा, फिर दूसरा ड्राफ्ट आएगा और लास्ट में फाइनल ड्राफ्ट रहेगा जिसको आप फाइनली सबमिट करेंगे। तो ये पूरा एक रिसर्च प्लान है जिसको एग्जिस्टिंग लिटरेचर में आपको सम्मिलित करना पड़ता है। नेक्स्ट जो आज के टॉपिक के लिए है कि सबसे इम्पोर्टेंट और शायद आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा कि हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। आप जितने भी लोग फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं, आप बता सकते हैं, सभी लोगों से ये क्वेश्चन है कि आपने अपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, किस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं? 1 by 1 बोल सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, तो आपने कोई एक रफ आइडिया बनाया हो कि किस एरिया में हम रिसर्च करना चाहते हैं? यस सर। सर मैंने जितना मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा है कि सर योगिक एक्सरसाइज का इफेक्ट देखें, अगर उनके क्या इफेक्ट पड़ते हैं फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्रिकेट प्लेयर्स पर। तो ये एक सर थोड़ा सा मैंने सोचा है हाँ, इस विषय जैसे में। आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ ये, अब ये फाइनलाइज नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि योगिक इफेक्ट देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और क्या एक और चीज आपने कुछ बोला था? आप योगिक एक्सरसाइज का इफेक्ट देख रहे हैं क्रिकेट प्लेयर पर, फिजिकल, साइकोलॉजिकल जी और सर, दोनों ही पर, बस सोशियोलॉजिकल, सोशलॉजिकल। ठीक है, 3। तो देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए इसी को हम एक टॉपिक बनाए, इफेक्ट ऑफ योगिक एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होगा? सोशलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक, 3 पैरामीटर हो गए। जी सर। हाँ, और इफेक्ट देख रहे हैं योगिक एक्सरसाइज का, यस और देख रहे हैं क्रिकेट प्लेयर। तो ये बहुत ही अभी रफ आइडिया है जो आपका इंटरेस्ट है, और लोग भी जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है, इन्हीं के रिसर्च टॉपिक से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं के रिसर्च टॉपिक को अगर हम बताने की कोशिश करें, क्योंकि 5 बजे तक ही क्लास है, 5 मिनट है, तो इसी को आज हम बताते हैं कि देखिए, अब आप मान लीजिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इफेक्ट ऑफ योगिक। तो योगिक, पहले तो आपको योगिक एक्सरसाइज में बताना होगा। योगिक जो है वो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि आप कौन से आसन भी आते हैं, उसमें प्राणायाम भी आते हैं, उसमें मेडिटेशन भी आते हैं, और उसमें और भी आप एडवांस क्या कोई और टेक्निक यूज कर रहे हैं योगा की। तो सिर्फ योगिक एक्सरसाइज तो आप वहाँ रिसर्च टॉपिक में लिख रहे हैं, पर आपको ये सब आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, ओके। और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? प्रीवियस रिसर्च स्टडी, अगर आसन, कौन से आसन आज तक क्रिकेटर्स पर यूज किया गया, कौन कौन से आसन लोगों ने अपने रिसर्च में लिए थे, कौन कौन से प्राणायाम अगर लिए थे, इसको आपको सर्च करना होगा, जो अभी आपको लिटरेचर रिव्यू में बताया। ठीक है, तब आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि हम कौन सा नया आसन ले रहे हैं या वही आसन ले रहे हैं, तो क्या हम नया कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने 4 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग दी थी, तो हम 8 हफ्ते के लिए दे रहे हैं कि 12 हफ्ते के लिए दे रहे हैं, हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब आपको, जो सिर्फ योगिक एक्सरसाइज ये तो टॉपिक में आ गया, पर इसके अंतर्गत आपको जो लिटरेचर सर्च करेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं, आसन, प्राणायाम और कितने ड्यूरेशन की ट्रेनिंग, क्या इम्पैक्ट रहा पहले क्रिकेटर्स पर, किस लेवल के क्रिकेटर्स पर क्या इम्पैक्ट आया भी कि नहीं, कोई सार्थक अंतर। ठीक है जी सर। तो ये आपको उसमें बताना पड़ेगा कि हमें योगिक अगर प्रोग्राम या योगिक एक्सरसाइज है तो इसमें क्या क्या करेंगे। दूसरा,
पहले से जो रिसर्च हुई, आप 3 पैरामीटर में देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल में देख रहे हैं, तो कौन से फिजियोलॉजिकल पैरामीटर दिख रहे हैं और कौन से फिजियोलॉजिकल पैरामीटर एक क्रिकेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए, तभी तो कुछ नया कर पाएंगे। तो मान लीजिए वाइटल कैपेसिटी ले लिया, एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल क्रिकेट में हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी होती है, बल्लेबाज के या बॉलर्स को लगा दिया जाता है ना हार्ट रेट मॉनिटर। यस सर। हाँ, कि अगर मान लीजिए टेंस सिचुएशन में कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसकी हार्ट रेट क्या हो रही है, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में है तो क्या है, और वो क्या परफॉर्म कर पा रहा है, बॉलर का क्या सिचुएशन में है। ठीक है, तो आप फिर ऐसे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत वेरिएबल्स का चूज करें जो एक क्रिकेटर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पहले से कुछ उसमें हो चुका। ठीक है, इसी तरीके से साइकोलॉजिकल में आप क्या देखने वाले हैं, अब साइकोलॉजिकल आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो योगिक प्रोग्राम में मेडिटेशन जरूर इन्वॉल्व होगा या प्राणायाम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो फिर आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि हम कौन सा मेडिटेशन या प्राणायाम करें जिससे साइकोलॉजिकल ज्यादा इम्पैक्ट हो। कहने का तात्पर्य है कि टेंस सिचुएशन में कैसे एक क्रिकेटर अपने आप को काम सिचुएशन में रख पाए, है ना, या एक बैट्समैन जब कौन सी डिलीवरी को खेलना है और कौन सी को छोड़ना है ये डिसीजन सही ले पाए, तो उसके लिए कौन सा मेडिटेशन यूज होगा या सहायक हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से सोशलॉजिकल आप एक नया इशू जोड़ना चाहते हैं तो कौन से सोशलॉजिकल पैरामीटर, मान लीजिए एक हम बता देते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये आपने पैरामीटर तो चुन लिए, पर इन हर पैरामीटर को आपको टेस्ट भी करने होंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे हार्ट रेट, कैसे मेजर करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, और कैसे मेजर करेंगे उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो आपके पैरामीटर के अंतर्गत जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं उनका मेजरमेंट भी तो कैसे होगा, कौन से इक्विपमेंट होंगे आपके पास उपलब्ध है कि नहीं, कौन से खरीदने पड़ेंगे, कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं, उनका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, हम किस इक्विपमेंट को असेस कर पाएंगे किसको नहीं, तो उसी के आधार पर आप उसको सम्मिलित करेंगे अपनी रिसर्च में। यस सर। फिर आपने कहा क्रिकेट प्लेयर, अब आप कहें कि हम नेशनल लेवल पे कर पाए तो क्या आपको नेशनल लेवल क्रिकेटर आपका डाटा दे सकते हैं, क्या आपको BCCI आपकी रिक्वेस्ट पर ये चीज आपको करने देगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी होगी। तो आगे यदि नहीं देंगी तो फिर आप यूनिवर्सिटी प्लेयर्स पर आते हैं या कुछ सब जूनियर पे आते हैं या जूनियर पर आते हैं या क्लब प्लेयर पर आते हैं, जिस पर भी आप आते हैं तो क्या वो सैंपल उपलब्ध हैं, क्या आप जैसा प्लान बना रहे वैसा ही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, प्रीवियस रिसर्च के माध्यम से। जितना आप सर्च करेंगे उतने ही आपको इसमें ज्यादा दिशाएं मिलने लगेंगी और आप जो ब्रॉडर है आपका भी उसको आप नैरो करते 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 एक फाइनल टच या फाइनल टॉपिक पर पहुंच पाएंगे। तो जो भी हमने अभी यहाँ बताने की कोशिश की, इससे आपको कुछ समझ में आया या आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी के भी जो भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मैं सर ये कह रहा हूँ सर, जैसे कि हम लोग सर जैसे रिव्यूज देखते हैं तो सर उनको लिखना कैसे है सर, हम लोग नोट डाउन कैसे करें? कि हमें कल के क्लास में एक हम आपको मैट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, अच्छा जी सर। पहला तो एक मैट्रिक्स बताएंगे कि जैसे एक सैंपल लेंगे कल हम लोग, जैसा आपका क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर हमने देख तो लिया
है जी और हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी है। अब हम उसको रखना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो आपका क्वेश्चन है कि उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे रखें सही तरीके यस से, सर, है यस सर, ना? यस सर। और समय अनुसार मतलब जहां पर भी यूटिलाइजेशन उसका होना है उसको यूटिलाइज करें। तो जब उसको प्रॉपरली रख पाएंगे तभी तो यूटिलाइज करेंगे। तो कल हम एक सैंपल रिसर्च पेपर लेंगे एक अच्छे जर्नल में, ठीक है? और ओके सर। उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे कि कौन सी जानकारी को कहाँ पर रखना, कैसे रखना। तो आपके पास एक पूरा टेबुलर फॉर्म में डेटा आ जाएगा पर्टिकुलर जर्नल के टॉपिक का जो आपके रिसर्च से संबंधित है। यही आपका शायद क्वेश्चन था। ओके सर, ओके। ठीक है, तो उसमें आप रख सकते हैं कि कैसे, और फिर उसको प्रॉपरली आप उसको रखते जाइए, आइडेंटिफाई करते जाइए। इसमें जैसे रिसर्च क्वेश्चन क्या थे, एक एक चीज आपकी अलग अलग होगी, उसके आधार पर आप अपनी रिसर्च में उसको सम्मिलित कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नया लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन, और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं, 3-4 लोग और हैं, वो भी पूछ सकते हैं। उनका कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, सभी के लिए है। और किन्हीं स्टूडेंट्स ने अपना कोई आइडेंटिफाई किया हो एरिया या उसमें करना चाहते हो तो वो अब डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर चीजें डिस्कस कर लें, जिससे आपको भी ये इंसाइट मिले कि हमारा ये टॉपिक इस दिशा में हमें आगे बढ़ना। अभी जो ये अभिषेक है, इनके अलावा और कोई स्टूडेंट है जो किसी रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट रख रहे हैं, आगे करना चाहते हैं? सर आज की जो पीपीटी थी सर को जरा शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग पढ़ लें, क्योंकि काफी देर तो वॉइस से नहीं कनेक्ट हो पाया था। इस पीपीटी को अभी हम शेयर कर देंगे, ठीक है जी, थैंक यू सर। जी, हम उसको देख लेंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन होगा तो कल आपसे पूछ लेंगे। हाँ, इस पीपीटी को भी आप कर लीजिएगा। तो कल का जो सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप उसको पढ़कर आइए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले 10 मिनट हम उन्हीं को लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो। ओके सर। सर वो पहले वाली क्लासेस की पीपीटी भी सर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो पहले वाली क्लासेस की भी पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है और कर देंगे, और उस पर भी डाल देंगे आपके पोर्टल पर। वो कौन सा पोर्टल है? जी सर, सर ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, पोर्टल पे सर्च करना हाँ पड़ेगा। सर, ये इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक को और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि वो शेयर आपको शायद नहीं हो रहा है। यस सर, सर उस पे लीजिए सर क्लास, सर क्लास गूगल मीट पे ले लीजिए। हाँ, वही सर कुछ इसमें है भी कोई आज के। दिक्कत नहीं, आप समझ गए हम लोग इसको, आप इसमें भी ले सकते हैं। नहीं, अभी आपको जो जो बताना चाहे वो आपको दिखना भी तो चाहिए, तभी तो सही है। सर इसमें स्लाइड्स क्लियर जल्दी नहीं होती है सर। ठीक है, कल हम दूसरे उस पर गूगल मीट पर क्लास अरेंज कर लेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर कंक्लूडिंग नोट में आपको ये बता रहे हैं कि क्या आपने जाना कि रिव्यू क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। और आप एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कंक्लूडिंग रिमार्क में ये बताना चाहेंगे कि आपकी पूरा जो रिसर्च है वो इस लिटरेचर पर ही आधारित होगा कि पहले क्या है और आप क्या नया करने वाले हैं। और हर बीच जो भी आप राइटिंग ड्राफ्ट करेंगे अपने रिसर्च में, वो बिना कोई रेफरेंस के और बिना कोई उसका सोर्स के आप उसको नहीं
दे सकते हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है रिसर्च में। तो उस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए आपको प्रॉपरली साइटेशन करना पड़ेगा, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि कौन सा रिसर्च में हमने इसको यूज किया है, इसको कोट किया है। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि अलग से सिर्फ कि हमें सेकंड चैप्टर में रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करना है, इसके लिए बस सेकंड चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि ये पूरे ही थीसिस में आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको सिर्फ एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया। आपको लगातार उसमें सर्च करने होंगे, क्योंकि जो फाइनल ड्राफ्ट होगा हो सकता है उसमें आपने जो पहले रिव्यू दिए हों वो उसको अलग करके कुछ नया कुछ हो गया, उसको आपको सम्मिलित करना पड़े। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू इस प्रोसेस को समझना आवश्यक है, तभी आप अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और जो फिफ्थ में डिस्कशन और कंक्लूजन है, तभी आप उसको जस्टिफाई के साथ प्रेजेंट कर पाएंगे, तभी उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो सही रूप से जस्टिफाई होगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसको आपको, जैसे आपके बीच में से ये क्वेश्चन आया था कि कैसे इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार हमने करने के लिए बैठे और 20-25 रिव्यू कर लिए और उसके बाद उसको छोड़ दिया और बाकी सब करने लगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको आपको लगातार समय देना होगा जब तक कि आपका फाइनल ड्राफ्ट नहीं तैयार हो जाता। तो ये एक बार में या वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको आपको लगातार सर्च करना होगा। और कोशिश करिए कि आप नई बिल्कुल ही संबंधित आपकी टॉपिक से रिसर्च और लेटेस्ट रिसर्च, इम्पैक्टफुल रिसर्च, अच्छे जर्नल्स में छपी हुई रिसर्च, अच्छे बुक्स में छपे हुए टेक्स्ट का ही कोट करें और उसके आधार पर ही अपनी ड्राफ्ट में बातों को सम्मिलित करें। इसलिए जरूरी है कि आप उसको कंटिन्यूअस सर्च करते हुए कोई भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसको स्टोर करते जाइए। ना केवल इसको स्टोर करना है बल्कि उसमें से आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन से हमारे लिए यूजफुल होगा। तो ये चीज आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल के टॉपिक में आज का आपको इसको शेयर करते हैं। आज के इस पूरे टॉपिक को कल आप इसको पढ़कर आइए और पहले 10 मिनट उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसी से संबंधित नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किया जाएगा। ठीक है सर।